नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम हमारे पद में। किसी भी देश का निर्माण देश की सरकारें नहीं करती, बल्कि देश की जनता करती है, देश के निवासी करते हैं। और हमारे देश में भी कितने ही भारतवासी ऐसे हैं जो सामान्य जन से हटकर अपने स्तर पर ईमानदारी से ऐसे अथक प्रयास करते हैं, ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं कि देश की रूपरेखा बदल देते हैं, देशवासियों का जीवन सकारात्मक तौर पर बदल डालते हैं और उनके ये प्रयास हम सबके जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही लोग बनते हैं हमारे पद। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चिकित्सा विज्ञान से जुड़े ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने परिश्रम से चिकित्सीय सवालों का जवाब दिया और देश की क्षमता में विकास किया। बात होगी ऐसी शख्सियत की भी जिन्होंने गांधी दर्शन के माध्यम से गांवों की तस्वीर बदल दी, और बात एक ऐसे किसान की भी जिसने सीमांत किसानों की मुश्किलों को समझते हुए ऐसे सरल उपकरण विकसित किए कि आज उनका जीवन सरल हो गया है। और ये सब है हमारे पद। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज। ये है एम्स का डिपार्टमेंट ऑफ लैब मेडिसिन का कलेक्शन सेंटर और यहाँ पर सैंपल्स लिए जाते हैं पेशेंट्स के। मैडम, आपने अभी एक सैंपल लिया, ये किस चीज का सैंपल था? मैम शुगर का। और मैम यहाँ पर शुगर के लिए कितने पेशेंट्स आते हैं जो शुगर के लिए टेस्ट करवाते हैं? मैम 50% से अबव। यही आंकड़े दिखाते हैं कि कैसे भारत अब विश्व का डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है। कुछ आंकड़े रखूं आपके सामने तो आईसीएमआर कहता है कि हमारे देश में 10 करोड़ 10 लाख से अधिक डायबिटिक पेशेंट्स हैं और 13 करोड़ से अधिक वो लोग हैं जो डायबिटीज के प्रति संवेदनशील हैं। डायबिटीज के बढ़ते आंकड़े हम सबके लिए चिंता का विषय है और ऐसे में चेन्नई के डॉक्टर वीरास्वामी शेषन ने जो कर दिखाया है वो शायद भविष्य में हमें डायबिटीज से निपटने का एक महत्वपूर्ण जरिया दे सकता है। उन्होंने जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस यानी गर्भावस्था के दौरान मधुमेह का पता लगाया कि वो इन बढ़ते कारणों के लिए जिम्मेदार कारक हो सकता है। उन्होंने न केवल ये पता लगाया बल्कि साथ ही गर्भवती महिलाओं की टेस्टिंग, चूंकि डायबिटीज के लिए शुगर टेस्टिंग मुश्किल होती है, उन्होंने सिंगल प्रोसीजर भी डेवलप किया और उसके बाद अब इस दिशा में बहुत काम हो रहा है। उनके काम की महत्ता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 10 मार्च को नेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज अवेयरनेस डे के तौर पर ही घोषित कर दिया और उनके इसी काम के लिए उन्हें मिला पद्मश्री का सम्मान। भारत की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बड़ी चुनौती है डायबिटीज यानी मधुमेह। अध्ययन में पाया गया है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह तेजी से बढ़ते मामलों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इस चुनौती को पहचान कर इसके निदान को लेकर अभूतपूर्व काम किया है चेन्नई के डॉक्टर वीरास्वामी शेषिया ने, जो देश के पहले डायबिटिक पैथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस यानी गर्भावस्था में होने वाले मधुमेह का पता लगाने के लिए सिंगल टेस्ट प्रोसीजर की शुरुआत की। डॉक्टर शेषिया ने सेना के मेडिकल कोर्स से डिग्री हासिल की और मद्रास मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन नियुक्त हुए। मधुमेह की गंभीरता को पहचानते हुए 1978 में डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटोलॉजी शुरू किया, जो देश में अपनी तरह का पहला विभाग था। The most important thing was when I started this 1980. 1980 में जब मैंने शुरुआत की थी तो उन दिनों लोग नहीं जानते थे कि रक्त परीक्षण क्या होता है। परीक्षण के कुछ समय के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्रांति कर दी है। गर्भावस्था में मधुमेह की जांच कैसे की जाए, मैंने इसकी पूरी अवधारणा ही बदल दी थी। मैंने स्त्री रोग विज्ञान में किए जाने वाले सभी परीक्षणों को सरल परीक्षण के रूप में पेश किया। एक महिला उपवास या उपवास न करने की अवस्था में होती है तो उसे ग्लूकोज दिया जाता है और बाद में रक्त परीक्षण किया जाता है। इस तरह का परीक्षण दुनिया में पहली बार हुआ है। इस परीक्षण ने गर्भावस्था में मधुमेह की जांच को बहुत सरल बना दिया है। इस टेस्ट को देश के ज्यादातर हिस्सों में फॉलो किया जा रहा है। भारत सरकार को भी इन परीक्षणों के फायदों का एहसास हुआ और इस काम के लिए मुझे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं 1974 से काम कर रहा हूं, लेकिन 2022 में मधुमेह गर्भावस्था पर मेरे काम को पहचान मिली। मैं बहुत खुश हूं। डॉक्टर शेषिया ने अनुमान लगाया कि लोगों में मधुमेह के बढ़ने की वजह जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह हो सकता है। साल 2000 तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ था। उन्होंने इसके लिए डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी डिवीजन शुरू किया, जो एक ऐतिहासिक कदम था।
मधुमेह की जांच के लिए उपवास रखा जाता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान ऐसा करना संभव नहीं होता। इस परेशानी को समझते हुए डॉक्टर सेशिया ने सिंगल टेस्ट प्रोसीजर की शुरुआत की, जो पूरी तरह व्यवहारिक और मान्य है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि ये मेरे पति हैं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। इन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहे हैं। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इनके काम को पहचान दी और पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। हमें हमारे परिवार का भी भरपूर समर्थन मिला है। डॉक्टर सेशिया के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 10 मार्च को राष्ट्रीय गर्भकालीन मधुमेह जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया। 1988 में चिकित्सा पेशेवरों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार डॉक्टर बीसी रॉय समेत उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। मधुमेह के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने वाले डॉक्टर वीरा स्वामी सेशिया को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी जी के ये 3 बंदर, हम सब इनसे भली भांति वाकिफ है, जो कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन गांधी जी की एक ये भी सीख रही है कि अगर आप अपने आप को पहचानना चाहते हैं तो अपने को दूसरे की सेवा में भुला दो। गुजरात के पाटन के मालजी भाई सावजी भाई देसाई ने इसी को अपना जीवन दर्शन बना लिया। गांधी जी की सोच पर ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। वे स्वयं तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। 30 से ज्यादा आंगनबाड़ी, विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय तक बना डाले। यही नहीं बल्कि प्रौढ़ शिक्षा अभियान को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने जो गांधी आश्रम स्थापित किया ना, उसमें गांधी जी के ही सोच के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का ऐसे संचालन किया जाता है कि हमारे ग्रामवासी सशक्त हो सके। पशु शिविर केंद्र लगाए जाते हैं, तमाम आर्थिक गतिविधियां इन्हीं के जरिए आयोजित की जाती हैं। 60 साल उन्होंने गांधी दर्शन को ही समर्पित कर दिए और उनके इन्हीं कार्यों के लिए, इसी योगदान के लिए उन्होंने प्राप्त किया पद्मश्री का सम्मान। एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता मालजी भाई देवजी भाई देसाई, जो लगभग 6 दशक से गांधी दर्शन को आत्मसात कर शैक्षणिक तथा आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े हुए परिवारों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि वे स्वयं इंटर तक ही पढ़ पाए, लेकिन पाटन क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने अथक प्रयास किए। 1964 में गुजरात के पाटन जिले के जिरिया गांव में गांधी आश्रम की स्थापना की और फिर 30 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों जैसे बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, आवासीय विद्यालय, महाविद्यालय आदि स्थापित किए। प्रौढ़ शिक्षा अभियान, सुलभ शौचालय परियोजना, पशु शिविर, पशुओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अंबर केंद्र, खादी भंडार आदि विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाते रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग मंडल साबरमती आश्रम गुजरात के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे मालजी भाई खादी के प्रचार में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। करीब 30 हाई स्कूल हैं। हमारे सहयोग से लोगों को इकट्ठे करके उनके विविध मंडलों के बनाकर 30 हाई स्कूलों का निर्माण किया, जिससे 50 विस्तार में और लोगों को और खास करके बच्चियों को पढ़ने की एक मौका मिला। और करीबन वो स्कूलें अभी 40 साल से एक धार से चल रही हैं और उसे बहुत एरिया में उसका उत्थान हुआ, सेवा का काम हुआ। इसी वजह से मुझे पद्मश्री मिला है। हमारे पूर्व काल के लोगों ने गुजरात में गांधी विचार का बहुत बढ़ावा था, बहुत प्रभाव था। कई लोक सेवक ऐसे थे जिसकी वजह से एजुकेशन का फैलाव हुआ था। ये एजुकेशन को हमने पकड़ लिया। वो एजुकेशन की जो नींव थी वो गांधीयन वे में थी। गांधीवादी सिद्धांतों के पक्के अनुयायी मालजी भाई को युवावस्था में जब मनसा में हरिजन छात्रावास के रेक्टर के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया, तो परिवार और समाज के कड़े विरोध के बावजूद वे अडिग रहे और आज तक उनका ऐसा समर्पण यूं ही बरकरार है।
उन्होंने 22 वर्षों तक एशिया की सबसे बड़ी डेयरी दूध सागर डेयरी के निदेशक के रूप में कार्य किया। सूरत की विनाशकारी बाढ़ हो या मच्छू बांध आपदा, सूखा हो या कच्छ का विनाशकारी भूकंप, वे जन सेवा के प्रति सदैव तत्पर रहे और यही कारण है कि जनता ने उन्हें विधानसभा में अपने लोक सेवक के रूप में सेवा करने के लिए भी चुना। नई तालीम बुनियादी प्राइमरी स्कूलों का भी संचालन किया था। उसके बाद में उन्होंने बुनियादी स्कूल 8 स्कूल हैं और एक महाविद्यालय जो BRS को भी स्थापित किया है और शिक्षा का काम किया है। बिछड़े पछात सभी लोगों में साथ में रहकर शिक्षा का काम किया है। उनके साथ साथ उन्होंने जो दूध हरित क्रांति में मानसी भाई चौधरी, मोती भाई चौधरी के साथ में उन्होंने भी सागर डेयरी के कार्य में अपना योगदान दिया है। वो राजकीय क्षेत्रों में चाणस्मा तालुका पंचायत के प्रमुख भी रहे हैं और वहाँ के धारासभ्य भी रहे हैं। धारासभ्य में अच्छे काम के लिए श्रेष्ठ धारासभ्य के अवार्ड मिला है। उन्होंने अच्छी कामगिरी को देखकर उनको दर्शक अवार्ड भी मिला था। वैसे सामाजिक कार्यक्रमों में देखें तो जब ये उत्तर गुजरात डार्क जोन में आता था, यानी कि पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और किसानों को और पशुपालकों को मदद रूप बने थे। जब जब राष्ट्र में होनारत भी आई थी, जैसे मोरबी होनारत, कच्छ भूकंप, तब उन्होंने उनकी संस्थाओं के द्वारा और वो खुद भी वो सेवा कार्यों में लगे रहते थे। समाज सेवा में उनके अभूतपूर्व कार्य को देखते हुए मालजी भाई को समय समय पर अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। सार्वजनिक सेवा में 5 दशकों से अधिक समय तक खादी और गांधीवादी विचारों को बढ़ावा देने वाली उनकी सेवा के लिए मालजी भाई देवजी भाई देसाई को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी दर्शन को आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना ही उसमें डूबते चले जाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम में मैं यहाँ लेती हूँ गांधी दर्शन के लिए एक ब्रेक। आप देखते रहें हमारे पद। इस तरीके के खेत और यहाँ की मिट्टी की सौंधी खुशबू, इन्हीं खेतों में तो हमारे देश के किसान लगकर काम करते हैं ताकि हम सबका पेट भर सके, अनाज उत्पन्न कर सके। और इस काम के लिए कई मशीनों का भी तो प्रयोग किया जाता है ना। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको सीड ड्रिल कहा जाता है, एक तरीके की मशीन। लेकिन ऐसे तमाम उपकरण हैं जिनका विकास किया जा रहा है। हम इस वक्त इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ हम इसलिए पहुंचे हैं कि हम इस तरह के उपकरणों का स्वयं जायजा ले सके। हमारे साथ भगत सिंह जी हैं जो फार्म मैनेजर हैं। भगत सिंह जी, बहुत संक्षेप में हमें बताएं, ये मशीन का काम क्या है? मैडम, इस मशीन का काम जो है, जो हम किसानों के लिए बीज बनाते हैं तो एक वैरायटी को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको कई बार मल्टीपल करना पड़ता है। और हमें पता है कि हमारे पास छोटे छोटे बीज होते हैं, कम बीज होता है, तो उस कम बीज को हम ज़्यादा देर तक उसको रिसर्च करने के लिए, उसके अंदर में क्या कमी आ रही है उनमें संशोधन करने के लिए इस मशीन द्वारा हम उनकी बुआई करते हैं। और इस मशीन द्वारा हम डिमांड चाहते हैं कि भाई हमें 6 मीटर की स्विंग करनी है, 2 मीटर करनी है, 6 रोपे करनी है, तो हम इस मशीन से एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं। अच्छा काम ताकि किसानों के लिए अच्छा बीज बन सके, कोई मिक्सचर न हो और आगे वैरायटी शुद्ध निकले। बिल्कुल, तो यानी सिर्फ अनुसंधानकर्ताओं को भी जरूरत पड़ती है किसानों के साथ साथ तमाम उपकरणों की। और जब बात उपकरणों की करते हैं ना, तो अब्दुल खादर नटकटिन स्वयं एक किसान है, कर्नाटक के धारवाड़ के हैं आप। लेकिन आप एक नवाचार, बहुत नवाचार करते हैं आपने इतने तरह के आविष्कार किए हैं, किसानों के लिए इतने तरह के उपकरणों को इजाद किया है
जिसके माध्यम से किसानों का जीवन भी आसान हुआ है। यानी न केवल सीड डालना या बीज डालना या खाद डालना या फिर बने हुए उत्पाद को प्रोसेस करना, बल्कि उनके जो उन्होंने आविष्कार किया उन उपकरणों की विशेषता ये भी है कि वो बहुत सरल हैं, वो बहुत सस्ते हैं और पर्यावरण अनुकूल भी हैं। जिस तरीके से उन्होंने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए किसानों का जीवन आसान किया, इसी के लिए देश ने भी उन्हें सलाम किया। विश्व शांति कृषि अनुसंधान केंद्र अन्नीगेरी के संस्थापक और अध्यक्ष कर्नाटक के धारवाड़ के अब्दुल खादर नडकट्टिन एक ऐसे आविष्कारक, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रयोग के माध्यम से छोटे सीमांत किसानों के काम को सुगम बनाने में ही समर्पित कर दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे व्यवहारिक और सरल उपकरण बनाए जिससे किसानों की मेहनत और समय दोनों की बचत होती है। उनके प्रयोगों की श्रृंखला खुद के लिए बनाई गई एक वाटर अलार्म मशीन से शुरू हुई। सुबह देर से जागने की अपनी आदत से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक ऐसा अलार्म बनाया जिसमें अलार्म बजने पर चेहरे पर पानी गिर जाता था। और यहीं से छोटे छोटे लेकिन कारगर उपकरणों को बनाने की जो यात्रा शुरू हुई वो अनवरत जारी है। हमारा देश किसानों का देश है, इसलिए आज हम कृषि के लिए, मैं कृषि का, मेरा बाप भी किसान था और मैं भी किसान हूँ। 45 साल से मैंने खेतों में काम करते करते जो प्रॉब्लम्स खेत में आते हैं, इसके लिए मैंने आसान करने के लिए मेरे दिमाग में आने लगा। 45 सालों से अभी तक 24 इनोवेशन मैंने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन बनाया है। ऐसे मशीन बनाने जाके मेरा सारी जायदाद 60 एकड़ जमीन और घर बेचना पड़ा। पर बाद में हमको एक रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया। दुनिया में हजारों टाइप के सोइंग मशीन है, लेकिन हमारा नडकट्टिन सोइंग मशीन ही किसान क्यों पसंद करते हैं कि ये हमारा नडकट्टिन मशीन जो है ना 25% ईल्ड ज्यादा आता है और कीमती बीज एग्जैक्ट डिस्टेंस से पड़ने से बहुत नहीं जाता है। भारत सरकार ने हमको पद्मश्री अवार्ड देके दिया है, लेकिन ये पद्मश्री अवार्ड जो है ना मेरा नहीं है, हमारा किसानों का है करके मेरा आत्मा बोलता है। अब्दुल खादर ने इमली से संबंधित इतने आविष्कार किए हैं कि लोग इन्हें हुनसे हुच्छा यानी इमली के लिए सनकी का नाम दे चुके हैं। पेड़ से इमली तोड़ने और इमली के बीज को अलग करने वाला उपकरण, जुताई ब्लेड निर्माण मशीन, बीज के साथ उर्वरक ड्रिल, कम ईंधन लागत वाले वाटर हीटिंग बॉयलर, एक स्वचालित गन्ना बुआई ड्रिलर और एक व्हील ट्रेलर भी इनमें शामिल हैं। अब्दुल खादर के उपकरणों की विशेषता ये भी है कि वे सस्ते हैं, किसानों के खेतों में आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं और टिकाऊ हैं। इसके अलावा वे कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर खेती करने और किसी विशेष बीज को बोने से पहले मिट्टी की विशेषताओं का भी परीक्षण करते हैं। मेरे पिताजी बचपन से ही एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का एक रिसर्च के बारे में बहुत सारा शौक रखते हैं और साथ में कम से कम 24 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का उन्होंने इजाद किया है। उस इजाद के समय एक बार ऐसे समय आया गांव में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जो बनाने का एक वक्त आया पिताजी के दिमाग में, जब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो हम लोग सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल बोलते हैं उसको जब बनाने का सोच विचार चला, उस समय गांव के लोग पिताजी का काफी सारा मजाक बनाए। पहले समय में जो लोग बोलते थे क्या बड़ा आप इन्वेंशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतना क्या जरूरत है करके बोलते थे ना, वही लोग आ जाके वो मशीन को परचेज करने का वक्त आ गया। अभी वही लोग अपने इस्तेमाल में ले, खेती के इस्तेमाल में कम से कम 1 या 2 मशीन लेके बुआई का काम कर रहे हैं वो लोग। शुरू में एक 15 या 20 इतना ही बनाते थे हम लोग साल भर में, बाद में बनाते अब एक दिन का 100 मशीन हम लोग तैयार करते हैं, उसको तैयार करके मार्केट में दे रहे हैं।
अब्दुल खादर को कृषि के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर इनोवेशन से बड़े बदलाव लाने के लिए कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सम्मान मिल चुके हैं। जमीनी स्तर पर नवाचार के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर अब्दुल खादर नटकट्टिन को हार्दिक शुभकामनाएं। मलेरिया से बचाव के तरीके, इन्फ्लुएंजा से बचाव के तरीके, कोरोना से बचाव के तरीके, ये जागरूकता का जो अभियान है, इसे लेकर सरकार बहुत काम कर रही है। दरअसल ये जागरूकता ही हमारी ताकत बन जाती है ना। जब हम कहते हैं कि बीमारियों के लिए अगर हम बात करें तो बचाव में ही समझदारी है, और जागरूकता के बल पर पोलियो जैसे अभियान को तो हमने सफल कर दिखाया। जरा सोचिए, पल्स पोलियो अभियान 1994 में शुरू हुआ, 2014 तक आते आते भारत को पोलियो मुक्त WHO ने घोषित भी कर दिया। पोलियो की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि पहला एक दौर था जब पोलियो के चलते 5 साल से छोटे बच्चे विकलांग हो रहे थे, और ऐसे में आंध्र प्रदेश के डॉक्टर सुनकारा वेंकट आदि नारायण राव ने बीड़ा उठाया, और स्वयं ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो उन्होंने ऑर्थोपेडिक विकलांगता के मामलों के लिए 20 लाख से ज्यादा मामलों की जांच की, 10 लाख से ज्यादा सर्जिकल प्रोसेसेस की, 3 लाख से ज्यादा ऑपरेशंस किए। यही नहीं बल्कि एक दिन में 400 से ज्यादा ऑपरेशंस करने का उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। और पोलियो के चलते जो उन्होंने काम किया इन पोलियोग्रस्त बच्चों के लिए, लोगों के लिए, उसी के लिए देश ने उन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया। आज भले ही भारत पोलियो से मुक्त हो गया हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ये बीमारी नौनिहालों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं थी। ऐसे समय में उत्तर भारत में बच्चों को पोलियो से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर सुनकारा वेंकट आदि नारायण राव ने बीड़ा उठाया। वे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जिन्होंने ऑर्थोपेडिक दिव्यांगता वाले 20 लाख से अधिक रोगियों की जांच, 3 लाख से अधिक रोगियों का ऑपरेशन और 10 लाख से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाएं की हैं। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावराव में एक कृषक परिवार में जन्मे। माता पिता के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का प्रभाव ही था कि उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को चिकित्सा सुविधा देने को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। मैंने पूरे देश में लगभग 1 लाख लोगों का ऑपरेशन किया है और 30 लाख मरीजों की जांच की है। पिछले 30 वर्षों से मैं लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहा हूं। मैंने कभी भी कोई पुरस्कार पाने के लिए काम नहीं किया, लेकिन भारत सरकार ने मेरे काम को पहचाना और मुझे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मुझे बहुत खुशी कि इतने सालों के बाद किसी ने मेरे काम को पहचान दी है। एक समय था जब लोग टीकाकरण करवाने से कतराते थे और टीकाकरण करवाने से इनकार कर दिया करते थे। लोग कहते थे कि पोलियो का टीका नहीं लेना चाहिए, बच्चे आलसी हो जाएंगे। फिर मैंने लोगों को इस बारे में बताना शुरू किया कि टीका न लगवाने वाले 90% लोग पोलियो के मरीज बन जाते हैं। इस प्रकार मैंने टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाई। ये वो वक्त था जब पोलियो बहुत तेजी से बच्चों को दिव्यांग बना रहा था। डॉक्टर राव ने पोलियोमाइलिटिस से अंगों में होने वाली विकृतियों को ठीक करने के नए तरीकों को विकसित करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुफ्त सुधारात्मक सर्जरी और पोलियो पीड़ित और सेरेब्रल पॉल्सी यानी मस्तिष्क पक्षाघात वाले व्यक्तियों के पुनर्वास कार्य को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। डॉक्टर राव मुफ्त पोलियो शल्य चिकित्सा एवं अनुसंधान फाउंडेशन विशाखापत्तनम के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। उन्होंने विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया। डॉक्टर राव ने एक दिन में गुजरात के कच्छ में 411, विशाखापत्तनम में 398 पोलियो के ऑपरेशंस कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत के अलावा नेपाल में भी वे लगभग 1000 निःशुल्क पोलियो सर्जिकल शिविर आयोजित कर चुके हैं। मेरे पति पिछले 50 सालों से निःशुल्क पोलियो सर्जरी कर रहे हैं। इन्होंने अपने काम को ईमानदारी के साथ किया और लोगों की निःशुल्क सेवा की। सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने लोगों की सेवा के लिए एक अस्पताल शुरू किया। इन्होंने अभी तक लाखों ऑपरेशन किए हैं। अब भी जब इन्हें पोलियो के मरीज मिलते हैं तो वे उनका निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। वो कोई पैसा नहीं लेते और हमारा प्रेमा अस्पताल एक कृत्रिम अंग केंद्र भी है। इस अस्पताल से हमें जो भी लाभ मिलता है वो निःशुल्क पोलियो ट्रस्ट को जाता है। उन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया।
हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम ये सेवा जारी रखेंगे। डॉक्टर राव को जरूरतमंदों का उपचार करने के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें दिव्यांग और बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार और मानव प्रयास में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। लगभग 6 दशक से निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में जुटे डॉक्टर सुनकारा वेंकट आदि नारायण राव को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर अनंत शुभकामनाएं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए देश के कर्तव्य पथ से, क्योंकि ये कर्तव्य पथ इस बात का संकेत है कि हम सब निवासी, हम सब देशवासी अपने अपने स्तर पर अपने कर्तव्यों को पहचानें और आगे बढ़ें। और ये शख्सियतें जिन्होंने इस पहचान से आगे बढ़कर देश निर्माण में अपना योगदान दिया, तो आइए लें इनसे प्रेरणा, क्योंकि ये है हमारे पद। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर ऐसी कुछ और शख्सियतों की प्रेरणादायक कहानियों के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।